गुड मॉर्निंग क्लास। बीए पार्ट सेकेंड, पेपर फर्स्ट, प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं, यूनिट फर्स्ट, ब्रिटेन का संविधान। इससे पूर्व हमने ब्रिटिश संविधान की विशेषताओं के बारे में चर्चा की थी। आज के व्याख्यान का विषय है ब्रिटिश संविधान के अभिसमय। ब्रिटिश संविधान को कभी किसी संविधान सभा ने एक समय विशेष पर नहीं बनाया, वरन इसका विकास लोगों की राजनीतिक चेतना की वृद्धि के साथ साथ उसकी आवश्यकता अनुसार धीरे धीरे हुआ है। यह सदियों के विकास का परिणाम है। यहाँ की संवैधानिक व्यवस्था लिखित कानूनों पर कम एवं अलिखित परंपराओं पर अधिक आधारित है। अनेक परंपराएं जो ब्रिटिश संविधान के अभिन्न अंग है, किसी योजनाबद्ध तरीके से अस्तित्व में नहीं आई है, वरन परिस्थितियों के कारण विकसित हुई है। यह अक्षरशः सत्य है कि परंपराओं या अभिसमयों के बिना ब्रिटिश संविधान क्रियान्वित ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें लिखित अंश अत्यंत कम है, कई बातें छूटी हुई है और उन रिक्तियों की पूर्ति परंपराओं के द्वारा की जाती है। परंपराएं संविधान को परिवर्तित सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों के अनुरूप ढालती है। परंपराओं ने संविधान के क्रियान्वयन को सरल कर दिया है। ब्रिटिश संविधान में परंपराओं का बहुत महत्वपूर्ण योग रहा है। परंपराओं ने ब्रिटिश राजनीतिक जीवन में इतनी गहरी जड़ें जमा ली है कि उनका उतनी ही मजबूती और दृढ़ता के साथ पालन होता है जितना संसद द्वारा पारित कानूनों का। इस संबंध में ऑग के अनुसार परंपराएं उन समझौतों, आदतों या प्रथाओं से मिलकर बनती है जो राजनीतिक नैतिकता के नियम मात्र होने पर भी बड़ी से बड़ी सार्वजनिक सत्ताओं के दिन प्रतिदिन के संबंधों और गतिविधियों के अधिकांश भाग का नियमन करते हैं। जे.एस. मिल ने इन्हें संविधान के अलिखित सूत्र की संज्ञा दी है। इस प्रकार विभिन्न विचारकों, लेखकों द्वारा अभिसमयों की जो परिभाषाएं की गई है, उनके आधार पर अभिसमय की जो विशेषताएं या लक्षण हमारे समक्ष आते हैं, वो यह है कि पहला तो यह है कि अभिसमय का जो स्रोत है वो संसद की कानून निर्मात्री शक्ति न होकर प्रथाएं होती है। ये प्रथाएं धीरे धीरे प्रयोग में आते आते उपयोगी होने के कारण प्रशासन के दैनिक संचालन के लिए आवश्यक हो जाती है और प्रशासन में स्थायित्व प्राप्त कर लेती है। तब उनका रूप संवैधानिक परंपराओं का हो जाता है। दूसरा जो लक्षण है कि परंपराओं को न तो कानून के द्वारा और न न्यायालयों के द्वारा मान्यता दी जाती है। इनका पालन तो पारस्परिक सहमति और इनकी उपयोगिता के कारण किया जाता है। तीसरा है कि औपचारिक रूप से कानूनी या न्यायिक मान्यता प्राप्त न होने पर भी व्यवहार में परंपराएं उसी प्रकार से पवित्र होती है जिस प्रकार संवैधानिक कानून होते हैं, उनका पालन कानूनों के समान ही किया जाता है। अब हम देखते हैं कानून और अभिसमय में अंतर। व्यवहारिक प्रशासन के क्षेत्र में अभिसमय का कानून की तरह ही पालन किया जाता है, परंतु कानून और अभिसमय में महत्वपूर्ण अंतर है। पहला है कि कानून संसद के द्वारा बनाए जाते हैं, जिनका निर्माण एक विशेष पद्धति को अपनाकर किया जाता है, अर्थात विधि निर्माण की जो प्रक्रिया है उसको अपनाना पड़ता है, जबकि परंपराएं आवश्यकता अनुसार संयोगवश ही उत्पन्न हो जाती है। दूसरा है कि कानून लिखित होते हैं
और अभिसमय अलिखित रूप में होते हैं। कानून लिखित होने के कारण सभी नागरिकों को ज्ञात होते हैं, उन्हें सभी जानते हैं, परंतु अभिसमयों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपेक्षाकृत जागरूकता का होना जरूरी है। तीसरा पॉइंट है कि कानून न्यायालय द्वारा लागू किए जाते हैं। इन्हें न्यायिक संरक्षण प्राप्त होता है। कानून का पालन करना व्यक्तियों के लिए अनिवार्य होता है। उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान है, लेकिन अभिसमय को न्यायिक संरक्षण प्राप्त नहीं है। कानून के पीछे वैधानिक शक्ति का बल है और अभिसमय के पीछे नैतिक शक्ति का। इस कारण अभिसमयों को राजनीतिक नैतिकता के नियम मात्र भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है कि कानून निश्चित और स्पष्ट होते हैं। क्योंकि लिखित होते हैं तो निश्चित और स्पष्ट होते हैं। उन्हें एक निश्चित समय पर लागू किया जाता है, जबकि अभिसमय कई बार अनिश्चित और अस्पष्ट भी होते हैं और उन्हें लागू किए जाने का कोई विशेष समय नहीं होता। तो ये है कानून और अभिसमय में अंतर। अब देखते हैं अभिसमयों का वर्गीकरण। ब्रिटेन में जो अभिसमय प्रचलित है उनका वर्गीकरण इन शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है, जो आप देख सकते हैं। सम्राट से संबंधित अभिसमय, संसद से संबंधित अभिसमय, मंत्रिमंडल से संबंधित अभिसमय और राष्ट्रमंडल से संबंधित अभिसमय। तो पहले देखते हैं सम्राट से संबंधित अभिसमय। पहला है कि सम्राट लोक सदन के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता है। ये एक अभिसमय है। अभिसमय के आधार पर ही सम्राट मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता नहीं करता है। तीसरा जो है कि सम्राट को सैद्धांतिक रूप से विधेयकों पर वीटो प्राप्त है, परंतु पिछले 300 वर्षों से किसी सम्राट ने विधेयक पर अपने वीटो का प्रयोग नहीं किया है और अब यह परंपरा बन गई है कि सम्राट अपने वीटो का प्रयोग नहीं करेंगे। सम्राट प्रशासन का सारा कार्य अपने मंत्रियों के परामर्श से ही करेंगे। और अगला है कि सम्राट को लोक सदन को भंग करने का सैद्धांतिक रूप से अधिकार प्राप्त है, परंतु अब यह भी परंपरा स्थापित हो गई है कि सम्राट इस शक्ति का प्रयोग केवल प्रधानमंत्री के परामर्श से ही करेंगे। तो ये सम्राट से संबंधित अभिसमय हमने देखे। जब ब्रिटिश संविधान का विकास आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो ये और स्पष्ट हो जाएगा कि किस तरह से ये संयोगवश ही अस्तित्व में आए हैं। एक उदाहरण से इसको आप और समझ सकते हैं। अभी हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि सम्राट मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता नहीं करेंगे। तो 1714 में हेनोवर वंश के सम्राट जॉर्ज प्रथम और द्वितीय अंग्रेजी भाषा से परिचित नहीं थे। मतलब कि 1714 से पूर्व तक तो, हेनोवर काल के पूर्व तक तो मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता सम्राट ही करता था, लेकिन हेनोवर राजा जॉर्ज प्रथम अंग्रेजी भाषा से परिचित नहीं थे और उन्होंने मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग लेना बंद कर दिया। जॉर्ज राजा ने विग दल के नेता रॉबर्ट वोलपोल को अपना मुख्य परामर्शदाता या सलाहकार नियुक्त किया और रॉबर्ट वोलपोल को कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करने का दायित्व सौंपा। वही अध्यक्षता करते थे और बाद में उन्हें ही प्रधानमंत्री कहा जाने लगा। इस प्रकार एक तरह से वालपोल ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री बने और तभी से ये परंपरा स्थापित हो गई कि सम्राट मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता नहीं करेंगे, प्रधानमंत्री ही मंत्रिमंडल की बैठकों का सभापतित्व करता है और मंत्रिमंडल की कार्यविधि पर उसका नियंत्रण होता है। अब है मंत्रिमंडल से संबंधित अभिसमय। ये प्रधानमंत्री से भी संबंधित है कि लोक सदन में बहुमत प्राप्त दल का नेता प्रधानमंत्री बनता है। प्रधानमंत्री अपने दल के सदस्यों में से अपने मंत्रिमंडल का गठन करता है। मंत्रिमंडल की
कार्यवाही और निर्णय गुप्त रखे जाते हैं, यानी जो भी कार्रवाई है वह गोपनीय रहती है। मंत्रिमंडल सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसी एक मंत्री के विरुद्ध लोकसदन में अविश्वास का प्रस्ताव पारित होने पर संपूर्ण मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना होता है, यानी कि मंत्रिमंडल का प्रत्येक सदस्य भी संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। ये बात भी अभिसमय पर आधारित है। अब है संसद से संबंधित अभिसमय। पहला है कि संसद के 2 सदन होंगे, लोक सदन और लोकसभा। यह बात अभिसमय पर आधारित है। संसद का अधिवेशन वर्ष में एक बार अवश्य होना चाहिए। लोकसभा का अधिवेशन, यह न्याय के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण शक्ति है लोकसभा के पास। तो लोकसभा का अधिवेशन जब अपील के उच्चतम न्यायालय के रूप में होता है, तब कानूनी लॉ को ही उसमें सम्मिलित होना चाहिए। अगला है कि लोक सदन का अध्यक्ष, जिसे स्पीकर कहा जाता है, राजनीतिक दृष्टि से निर्दलीय होता है, यानी दलगत राजनीति से ऊपर उठा हुआ हो। वह अपने निर्वाचन क्षेत्र से निर्विरोध चुना जाता है और अपने निर्णायक मत का प्रयोग वो इस तरह से करता है कि सदन स्वतंत्रतापूर्वक निर्णय कर सके। कानून बनने से पहले प्रत्येक विधेयक के 3 वाचन आवश्यक है। यह बात अभिसमय पर आधारित है। धन विधेयक सबसे पहले लोक सदन में प्रस्तुत होता है। तो यह है संसद से संबंधित अभिसमय। अब हम देखते हैं राष्ट्रमंडल से संबंधित अभिसमय। राष्ट्रमंडल एक संगठन है, सामान्यतः उन देशों का जो पूर्व में ब्रिटेन के उपनिवेश रह चुके हैं। यह एक स्वैच्छिक संगठन है। राष्ट्रमंडल से संबंधित जो परंपराएं हैं वो ये कि किसी उपनिवेश के संबंध में संसद तभी कोई कानून बनाएगी जब उपनिवेश की ओर से इस विषय में स्पष्ट प्रार्थना की गई हो, यानी उपनिवेश की ओर से लिखित प्रार्थना प्राप्त होने पर ही उस उपनिवेश के संबंध में संसद कानून बनाएगी। अब प्रश्न यह है कि अभिसमयों का पालन क्यों किया जाता है। अभिसमय कानून नहीं है तो उनका पालन उसी प्रकार क्यों किया जाता है जिस प्रकार कानून का पालन किया जाता है। तो हम देखते हैं कि अभिसमयों के पालन के प्रमुख कारण क्या हैं। पहला है उपयोगिता। अभिसमय के पालन का सबसे जो प्रमुख कारण है वह शासन व्यवस्था में इनकी उपयोगिता है। ब्रिटेन की शासन व्यवस्था की बहुत सारी बातें अभिसमयों पर ही आधारित है और यदि इनका पालन न किया जाए तो शासन के संचालन में बहुत कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाएगी। तो इनका पालन किए बिना संसदीय लोकतंत्र वास्तविक रूप में स्थापित ही नहीं हो सकता। नेक्स्ट है लोकमत की शक्ति। लोकतंत्र में अंतिम शक्ति जनता में निहित होती है। अभिसमयों को जनता का आदर सम्मान प्राप्त है, इसलिए जनता के प्रति उत्तरदायी कोई सरकार अभिसमयों के उल्लंघन का साहस नहीं कर सकती। इस संबंध में लॉवेल का विचार है कि वैधानिक परंपराओं का पालन इसलिए किया जाता है कि उन्हें लोकमत का समर्थन प्राप्त है। परंपराओं को चूंकि जनता का आदर प्राप्त होता है, अतः उनकी प्रतिनिधि सरकार भी उनका आदर करती है। नेक्स्ट है ब्रिटिश जनता की जागरूकता। ब्रिटिश जनता राजनीतिक रूप से जागरूक है और वे ये बात अच्छी तरह से समझते हैं कि उनके राजनीतिक जीवन के लिए क्या उपयोगी है, क्या महत्वपूर्ण है, और इसीलिए अभिसमयों की उपयोगिता को वे अच्छी तरह से जानते हैं और उनका पूरे सम्मान के साथ पालन करते हैं। अभिसमयों के विषय में राजनीतिक दलों की सहमति या मतैक्य भी इनके पालन का एक प्रमुख कारण है। और जो लास्ट बिंदु है कि शांति व प्रगति की जन इच्छा। प्रोफेसर स्ट्रॉन्ग
ने कहा है कि अभिसमयों के पालन के पीछे शांति व प्रगति की जन इच्छा की अनुशक्ति भी है। अभिसमयों, सामान्य विधि और संवैधानिक विधि तीनों को विधि की 3 शाखाएं मानते हुए उन्होंने कहा है कि इन तीनों शाखाओं के पीछे एक ही अंतिम अनुशक्ति शांति व प्रगति की जन इच्छा है। तो ये है अभिसमयों के पालन के प्रमुख कारण। अब हम देखते हैं ब्रिटिश संविधान में अभिसमयों का महत्व। संविधान के विकास में सहायक सिद्ध हुए हैं। एक समय में ब्रिटेन में पूर्णतः निरंकुश राजतंत्र था। निरंकुश राजतंत्र का शांतिपूर्ण ढंग से जनतंत्रीकरण जो हुआ है उसका बहुत कुछ श्रेय वहाँ की परंपराओं को भी है। परंपराओं के द्वारा न केवल संविधान का विकास हुआ है वरन उसे कार्यरूप भी प्रदान करती है। संसदीय शासन के सुचारू संचालन में भी कुछ परंपराएं बहुत सहायक है। इसके कारण मंत्रिमंडल व लोक सदन में सहयोग बना रहता है। परंपराओं ने शासन कार्य का स्तर जो है उसे उन्नत किया है, श्रेष्ठ बनाया है। जैसे प्रत्येक विधेयक के 3 वाचन होने चाहिए कानून बनने से पूर्व। तो इस परंपरा के कारण जो कानून बनते हैं उन पर पूर्ण विचार विमर्श हो पाता है। वे उन दोषों से मुक्त रहते हैं जो विधेयकों को शीघ्रता से पारित करने से उनमें रह जाते हैं। तो इस तरह की अनेक परंपराएं हैं जिनके कारण शासन कार्य का स्तर जो है वो श्रेष्ठ होता है। परंपराएं अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा में सहायक सिद्ध हुई है। बहुमत वर्ग का जो अत्याचार है वो लोकतंत्र में कभी कभी हो जाता है। परंपराओं ने अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की है। इस तरह ब्रिटिश संविधान में परंपराओं का हम देखते हैं कि बहुत महत्व है और इसी महत्व को और जिंक ने इन शब्दों में व्यक्त किया है। परंपराएं कानून के सूखे ढांचे पर मांस चढ़ाने का काम करती है, कानूनी संविधान को कार्यरूप देती है और उसे समाज की परिवर्तनशील आवश्यकताओं व राजनीतिक विचारों के अनुकूल बनाए रखती है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा चैप्टर ब्रिटेन के संविधान के अभिसमय। दिस इज़ एन इम्पोर्टेंट चैप्टर फॉर एग्जाम्स ऑल्सो। आई रिक्वेस्ट you to do the assignment as well. Thank you.